सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होंगे, अपने अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंश और स्वागत है आप सभी का लव वे ऑन लिमिट्स पर। आप सुन रहे हैं मुलाकात रूहों की। आई नो कि ये स्टोरी थोड़ी लेट है बिकॉज़ मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वाली स्टोरी मैं थोड़ा लेट लाऊंगी, तो कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिकैप। पिछले पार्ट में आपने देखा था लिव इन के शुरू होते ही इन दोनों की शुरू हुई थी शॉपिंग। ईरा ले गई थी तारा को शॉपिंग पर और तारा ने भी ईरा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया था जो अब तक ईरा को पता नहीं है। अब क्या लिया था क्या नहीं वो तो आप लोग जान ही चुके होंगे, सुन ही चुके होंगे। नहीं सुना है तो सुनाइए। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तारा और ईरा के लिए इनकी लाइफ जैसे रुक सी गई थी। अब इनके बीच की वो बेचैनियाँ, वो डर और वो अनसर्टेनिटीज़ इनके बीच अब नहीं बची थी। इनकी सुबहें अब मुस्कुराहटों से शुरू होती थी। खिड़की से आती वो हल्की धूप कमरे में फैलती और एक दूसरे की मौजूदगी से पूरा घर मानो रोशन हो उठता। छोटी छोटी बातें जैसे एक साथ चाय कॉफ़ी पीना, अखबार पर गॉसिपिंग करना या नाश्ते में एक दूसरे के लिए पसंदीदा चीज़ें बनाना, ये सब इन दोनों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। दोपहर अक्सर काम में गुजर जाता था, पर बीच बीच में फ़ोन पर एक ज़रूरी हल्की सी फ़ोन कॉल या एक छोटा सा स्वीट मैसेज उन्हें याद दिला देता था कि ये लोग दूर होते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों की लाइफ के ये कुछ हफ्ते बहुत ही सॉर्टेड चल रहे थे, बहुत ही आसानी से बीत रहे थे। शाम होते ही ईरा के पेंट हाउस में एक अलग सी रौनक आ जाती थी। कभी कभी साथ बैठकर खाना बनाना, कभी एक फिल्म देखना, तो कभी बिना कुछ बोले बस बालकनी में बैठकर आसमान को देखते रहना। अब वो जो खामोशियाँ थीं लोगों के बीच, वो खामोशियाँ भी अब बोझिल नहीं लगती थी इनको, बल्कि अब वो खामोशियाँ एक सुकून देने लगी थी। रात में दोनों काफ़ी देर तक बातें करते थे। फ्यूचर प्लानिंग्स, पुराने किस्से, अधूरे सपने, और फिर हंसते हंसते कब नींद आ जाती उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इन कुछ हफ्तों ने उनकी ज़िंदगी को एक अलग ठहराव दिया था, एक ऐसा ठहराव जो तूफान के पहले की शांति के जैसा था। सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था, मानो दुनिया की परेशानियों से दूर बस ये दोनों और इनकी सीधी सादी खुशियाँ बस यही रह गई हूँ इनके बीच। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग अपनी ज़िंदगियाँ अच्छे से जिएं। वो इस दुनिया को बर्दाश्त कहाँ था। सुबह शाम ऑफिस साथ आना, साथ जाना, लंच ब्रेक्स में भी अक्सर दोनों का साथ होना। कुछ लोगों को खटक कहाँ रहा था। वो होते ना कुछ लोग कि उन्हें किसी की भी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। तारा और ईरा के लिए ये सब काफ़ी नेचुरल हो गया था। लेकिन ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो ये सारी बातें और इनका ये जो क्लोज आना था, वो ये सब चीज़ नोटिस करने लगे थे। एक दिन ऑफिस में यूं ही तारा अपने कॉफ़ी काउंटर पर अपने लिए कॉफ़ी ले रही है। उसके जस्ट पीछे 3 एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, नेहा, अंशुल और विकास। तारा इन लोगों से इतनी दूरी पर है कि इनकी जो बातें हैं वो तारा को साफ साफ सुनाई दे सके। नेहा बहुत ही स्लो आवाज़ में कहती है, हे गाइस, तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या? ईरा मैम आजकल हर मीटिंग में तारा को ही हाईलाइट करती है। बाकी के काम को वो आजकल इतना मेंशन ही नहीं करती। बस ऑल द टाइम तारा नाम की माला जपती रहती है वो। कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएशन मिलने लगा है इस न्यू कमर को। आया तो अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं इसे और इतना ऊपर पहुंच गई है। हाँ, अंशुल नेहा की इन सरकास्टिक सी बातों को सुनकर थोड़ा हंसते हुए उनसे कहता है, एग्जैक्टली यार, और देखो सुबह साथ आती हैं, शाम को साथ निकलती हैं,
मतलब इतना भी क्या क्लोजनेस, एक एम्प्लॉय और सीईओ के बीच ये सब। तभी विकास इन दोनों की बात को काटते हुए कहता है, यार मुझे तो साफ लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच, वरना इतनी जल्दी किसका प्रमोशन और एक्सपोजर मिलता है किसे यार। हमें तो नहीं मिला, देख लो, इतने साल हो गए काम करते करते। नेहा थोड़ा हंसते हुए उन सभी से कहती है, शायद कुछ ज़्यादा ही स्पेशल कनेक्शन है बॉस और उनकी फेवरेट डिज़ाइनर का। इस टॉपिक को ये तीनों हंसी मजाक में बदलते हैं, लेकिन तारा के कानों में ये सारी बातें साफ साफ पड़ चुकी हैं। वो अपनी कॉफ़ी को लेकर वहाँ से बाहर निकलती हैं। इन तीनों को अभी ये भनक नहीं है कि तारा इनकी जस्ट पीछे ही खड़ी है। तारा के चेहरे पर एक हल्का सा गिल्ट, एक हल्का सा हर्ट सा एक्सप्रेशन है। ऐसे घटिया लोगों की बातों से वो खुद को कम आंक रही है। उसके मन में गिल्ट है कि कहीं लोग ईरा की रेपुटेशन पर कोई दाग न लगा दें। तारा ऑफिस में ईरा से इस बात का कोई जिक्र नहीं करती और ये दोनों साथ ही शाम को ईरा के पेंट हाउस पहुँचते हैं। सोफे पर अपने हाथों में चाय का कप पकड़े हुए तारा कहीं खोई हुई है। वहीं ईरा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही है कि तभी उसकी नज़र तारा पर पड़ती है कि उसके कप से चाय का एक सिप भी नहीं लिया है और तारा बस उस कप को पकड़े हुए नीचे फ्लोर की तरफ देख रही है। ईरा लैपटॉप को बंद करके साइड में रखती है और तारा की थाइस पर हाथ रखते हुए उससे कहती है, तारा सब ठीक है ना? कहाँ खोई हो? चाय ठंडी हो गई है, क्या हुआ? तुम यूजुअली चुप हो आज, क्या बात है? तारा अपने ख्यालों से बाहर आकर ईरा को देखती है और उस चाय के कप को टेबल पर रखते हुए अपनी नज़रें चुरा लेती है। ईरा उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर तारा से कहती है, हे, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। तारा ईरा की आंखों में देखती है और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए ईरा से कहती है, ऑफिस में कैफेटेरिया में आज कुछ लोग बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि आप मुझे सिर्फ इसलिए पुश कर रही हैं क्योंकि हम दोनों। इतना कहते कहते ही तारा की आवाज़ रुक सी जाती है। ईरा एक पल के लिए एक गहरी सांस भरती है और फिर तारा से कहती है, तो अगर लोग बात करेंगे तो क्या सच बदल जाएगा? नहीं ना तारा, तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हारा टैलेंट तुम्हें यहाँ तक लाया है। तुम मेरी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँची हो। और अगर कुछ गिने चुने लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे टैलेंट पर शक करते हैं तो ये उनकी मेंटेलिटी है, ये उनकी सोच की कमी है। तुम इस पोस्ट पर तुम्हारे हुनर की वजह से पहुंची हो। तारा थोड़ा अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए ईरा से कहती है, लेकिन ईरा, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं आपकी रेपुटेशन को लोग गलत ना समझ लें। ईरा थोड़ा फर्मली तारा के हाथों को सहलाते हुए उससे कहती है, लिसन, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। हाँ, ऐसे वाहियात लोग और उनकी इस घटिया सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमें ऑफिस में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए तो ठीक है। प्रोफेशनल सेटिंग में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी से तुम स्ट्रेस में हो, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है, ना ही मुझे ऐसा कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए जिससे तुम स्ट्रेस में हो। तारा अपना सिर धीरे से हिलाती है और उसी रात डिनर के बाद ये दोनों बालकनी में बैठकर बातें करते हैं।
तभी ईरा तारा से कहती है, तारा, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हमारे बीच की सच्चाई सिर्फ हमें पता है और वही काफ़ी है। सुबह ये दोनों साथ ही अपने ऑफिस निकलते हैं, लेकिन अब ये दोनों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। राजस्थान की धूप ढल चुकी है। एक हवेली जैसी बड़ी सी हेरिटेज मेंशन, जिसे राठौड़ हवेली कहा जाता है, बाहर स्टैंडस्टोन की वो काविंग, जालीदार झरोखे और मेन गेट पर 2 हाथी की लाइफ साइज की मूर्तियाँ। अंदर आते ही हाई सीलिंग्स वाला वो ग्रैंड हॉलवे, संगमरमर का फर्श और बीच में एंटिक चैंडलर, जिसकी रोशनी पूरे हॉल को सुनहरी आभा में नहला रही है। दीवारों पर ऑयल पेंटिंग्स, राठौड़ राजघराने के पूर्वजों की पोर्ट्रेट्स, तलवारें और शील्ड सिंबॉलिकली लगी हैं। हर चीज़ में लीगेसी और ऑथोरिटी साफ साफ झलक रही है। ड्राइंग रूम में रुक्मणी राठौड़ वहाँ बैठी हैं, सिल्क साड़ी में, अपने चेहरे पर एक गरिमा और ठंडे ऑथोरिटी वाला एक काम सा ऑरा। रुक्मणी राठौड़ जो एक रेप्यूटेड डिज़ाइनिंग एम्पायर की ऑनर थी और जोधपुर के एक राजघरानों से बिलोंग करती हैं। उनके पास एंटिक टीक वुड स्टडी टेबल रखा है, जिस पर नीटली कुछ स्टैक्ड फाइल्स लिखी हुई हैं, सिल्वर पेन स्टैंड और एक पुरानी सी घड़ी। अपने चेहरे पर डिसिप्लिन और एरिस्टोक्रेटिक ठंडक उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। शर्मा जी, एक व्यक्ति जिनकी उम्र देखने में करीब 60 प्लस लग रही है, वो नर्वस होकर अपने हाथों में एक ब्राउन कलर का एनवलप लेकर इस ड्राइंग रूम की तरफ आ रहे हैं। शर्मा जी उस लिफाफे को रुक्मणी राठौड़ की टेबल पर रखते हुए उनसे कहते हैं, खम्मा गणी रानी सा, ये कुछ तस्वीरें आई हैं, सोचा आपको दिखा दूँ। रुक्मणी अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए थोड़े से ठंडे लहजे में उनसे कहती हैं, कैसी पिक्चर्स? हाँ, किसकी? शर्मा जी उस एनवलप की तरफ इशारा करते हैं और रुक्मणी उस एनवलप से एक एक तस्वीर बाहर निकलती है। पहली पिक्चर, जिसमें ईरा और तारा बालकनी में खड़ी हैं, जिसमें ईरा हंसते हुए तारा के साथ है। दूसरी पिक्चर, ये दोनों ग्रोसरी बैग्स लेकर कॉलोनी में कैजुअल सी चल रहे हैं, हाथों में अपना हाथ डाले। तीसरी पिक्चर, ईरा की कार के पास, जिसमें तारा उसके शोल्डर्स पर झुकी हुई हंस रही है। रुक्मणी जी जब एक एक करके उन पिक्चर्स को देखती हैं तो पहले थोड़ा काम रहती हैं, और जैसे जैसे पिक्चर्स पूरी निकलती जाती हैं उनकी आंखों के सामने पूरी आने लगती हैं, फिर वैसे वैसे उनकी आंखें थोड़ा सा सिकोड़ने लगती है, थोड़ा सा संकुचित होने लगती हैं। रुक्मणी की आंखें अब थोड़ा सा टेंस्ड है, उनकी आंखों में हल्का गुस्सा है। वो खुद से ही बुदबुदाते हुए थोड़ा सा सरकाज़म और एक अविश्वास भरी आवाज़ में उससे कहते हैं, कौन कौन है ये लड़की और ये सब क्या है? फिर अपने टोन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए शर्मा जी की तरफ अपनी आंखों को करती है और उनसे कहती है, शर्मा जी, पता करिए ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़की? हमें इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जल्द से जल्द पता कीजिए। जी रानी साहब, इतना कहते ही शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। अब शर्मा जी चले गए हैं तो हम भी चले जाते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि ये रुक्मणी राठौड़ आखिर हैं कौन, और इनका ईरा और तारा से क्या कनेक्शन? इनके पास कैसे आई ईरा और तारा की पिक्चर्स? बताइएगा। आप लोग वैसे भी प्रेडिक्ट करने में एक नंबर हैं। मैं स्टोरी लिखूँ ना लिखूँ, आप अपने मन से कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बता ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आगे वाले पार्ट्स पहले ही बता देते हैं, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, तो मैं क्या करूँ? मैं बंद कर दूँ अपनी स्टोरी सुनाना, है ना? आप लोग खुद ही इतने अच्छे से, क्या बोलते हैं उनको, अंतर्यामी। हाँ, आप लोग अंतर्यामी हैं, तो आप पता कर लीजिए और मुझे भी बताइएगा
कि कौन है और क्या धमाका करने आई हैं ये ईरा और तारा की लाइफ में। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए आपके अपने चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।